नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते दिनेश जी, नमस्ते। तो आज का हम अपना लाइव जो प्रसारण है, वो प्रारंभ कर लेते हैं। तो जो भी लोग आते रहेंगे, वो जुड़ते रहेंगे। आपने शायद लिंक तो शेयर कर ही दिया होगा सबके साथ में। जी, तो सभी दर्शकों को हमारा नमस्ते। मैं दिनेश आर्य और आज हमारे साथ हमारे लाइव में जुड़े हैं श्री मणिप्रकाश सिंह जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो और अध्यापक भी हैं। तो आज पहलगाम से लेकर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर तक जो भी चर्चाएं रही हैं या जितना भी राजनीतिक सूचनाएं आदान प्रदान उनका रहा है, तो उसके ऊपर ही आज हम सारी सारी चर्चा रखेंगे अपनी। तो मणि प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज इस लाइव स्ट्रीम में। जी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो मणि प्रकाश जी, अब कुछ प्रश्न हैं हमारे पास जिनका कि हम उत्तर खोजना चाह रहे हैं, लेकिन वो उत्तर हमें कहीं से मिल नहीं पा रहा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक काफी मीडिया में और इंटरनेशनल जो हमारे अपने विदेश मंत्री, जितने भी देशों के विदेश मंत्री, उनका सबका और आपस में राष्ट्रपतियों का काफी हमने बयान आदि सुने हैं। तो मतलब एक संतुष्टि सी नहीं हुई है हमें। मतलब कुछ मतलब कहने का ये है कि कोई परिणाम दिखाई नहीं दिया। तो इसीलिए आज आपको हमने यहाँ पर बुलाया है, ताकि हमें सही सही परिणाम हमारे दर्शकों को या पूरे देश को पता लग सके कि हाँ, वास्तव में ये जो पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो इसके पीछे क्या क्या औचित्य हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं। तो वही हम यहाँ पर आज जानेंगे। तो प्रश्न प्रारंभ करते हैं जी। तो पहला प्रश्न है कि पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के प्रकरण से आप क्या समझते हैं? जी, जहाँ तक पहलगाम की बात है, पहलगाम हमला चीन द्वारा प्रायोजित था और बिखरते हुए पाकिस्तान को इस्लामी झंडे के नीचे एकजुट करने के लिए ये हताशा में किया गया एक हमला था। पाकिस्तान में जी। स्थिति ये है कि आम जनता मदरसा शिक्षा के प्रति बहुत ही नाराज़ है और हम्म। एक्स मुस्लिम आंदोलन ने पूरे इस्लामिक जगत को हिला के रख दिया है। उनका अस्तित्व खतरे में है, उनका औचित्य पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि आखिर इसकी हमको ज़रूरत भी क्या है? जी। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है मज़हब के आधार पे बना है और अति इस्लाम से जी। पीड़ित है। जी। तो पहलगाम हमला बिखरते हुए पाकिस्तान को, उस पाकिस्तान की जनता को एक इस्लामिक झंडे के नीचे इकट्ठा रखने की एक हम्म। नाकाम कोशिश है हम्म। और उसके बाद जो भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी है, वो जी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना भयानक अंजाम होगा इसका हम्म। और इसको एक हताशापूर्ण कार्रवाई ही समझना चाहिए। जी। तो इसमें मणि प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे पहलगाम वाला जो हमला हुआ है, तो वो हमला क्या चीन के द्वारा करवाया गया था या पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया था, जो कि हमारे नागरिक मरे थे उसके अंदर? नहीं, तो हमला तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, लेकिन उसके पीछे उकसाने वाला जो मुख्य शक्ति है, वो चीन है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि चीन को देखनी थी कि भारत की तैयारी क्या है। हम्म। चीन वैश्विक पटल पे बहुत बड़े षड्यंत्र पे कार्य कर रहा है, भारत को हम्म। घेरने के लिए। तो उन्होंने अतीत से सबक ले करके और एक प्लानिंग की थी कि देखते हैं इनकी क्या स्थिति है, क्या पोज़ीशन है, कैसी तैयारी है, हम्म। कैसा जी। असलहा है, कैसा काम करता है। हम्म। दोनों ने ये उम्मीद नहीं थी की थी कि इतनी भारी तबाही होगी। हम्म।
अच्छा, अच्छा। तो ये तो रही बात कि भई इस्लाम को जो है पाकिस्तान को एक झंडे के नीचे लाने के लिए ये सारा खेल किया गया था चीन के द्वारा। तो दूसरा प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर में एकदम जैसे कि सीज़ फायर हुआ, तो एकदम से ऐसा अचानक ऐसा क्या हुआ कि मतलब उधर से पाकिस्तान कहता है कि भई भारत ने सीज़ फायर किया, भारत कहता है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर किया। तो ये हुआ क्या अचानक से एकदम? तो ये थोड़ा-सा। नहीं, नहीं, परिस्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं। जी। जब भारत ने आतंकवादियों पर कार्रवाई की, तो आज ही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का बयान आया था कि उन्होंने हुँ, हुँ। पाकिस्तान को सूचित किया था कि भाई हम आतंकवादियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, आप जी। बीच में ना पड़ें। हुँ, पाकिस्तान ने उनकी बात को अनसुना करते हुए और उनको कवर फायर देने की कोशिश की आतंकवादियों को, हुँ। और आतंक पे हमले को पाकिस्तान पे हुआ हमला मान लिया जी। और रिटेलिएट किया, ड्रोन छोड़े, फायरिंग की। जैसा मैं पहले हुँ। बता चुका हूँ कि उनकी पहले से नीयत थी, उन्हें पता था कि भारत रिटेलिएट करेगा, जी, जी, लेकिन जी। इस बड़े पैमाने पर करेगा उसकी उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हुँ। और वो भारत की तैयारी को देखना चाहते थे, परखना चाहते थे। आपको मालूम है चीन लगभग 100 से अधिक उपग्रह भारत के ऊपर इस युद्ध के दौरान चीन ने लगा रखे थे, हुँ, हुँ। और ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का एक बहुत छोटा-सा प्लॉट था। रही हुँ। सीज़ फायर की बात, तो चूँकि भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध का ऐलान नहीं किया था और फायरिंग पाकिस्तान की ओर से शुरू हुई थी, भारत ने केवल प्रत्युत्तर दिया। हुँ। तो मिलिट्री ऑपरेशंस में ये नियम है कि अगर एक देश का डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, अगर जी, जी। फ़ोन करके और रिक्वेस्ट करता है, तो दूसरा पक्ष उसकी बात को सुनता है। हुँ। और चूँकि उन्होंने सीज़ फायर माँगा था, तो भारतीय सशस्त्र बलों ने अपने नेतृत्व से सलाह लेकर के और हुँ। उनके सीज़ फायर को स्वीकार कर लिया। जी, जी, जी। क्योंकि ये एक घोषित युद्ध तो था नहीं कि हमने जी। पाकिस्तान पर युद्ध की घोषणा की थी, हुँ। और हमने जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, देखिए युद्ध में जीत-हार का मतलब ये होता है कि आपने जो लक्ष्य रखा था, क्या उसे प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त? हुँ। तो इसमें मशीनें और टैंक और लाशें नहीं गिनी जाती। अगर हुँ। हमारा ऑब्जेक्टिव था बिल्कुल। कि हम उनके एयरबेस को तबाह करेंगे, उनकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको नष्ट कर देंगे, उनके परमाणु ठिकाने को ख़त्म कर देंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि कितने सैनिक मारे गए, कितने जहाज गिर गए, कितने ड्रोन गिर गए। ये सब हुँ। फालतू की बातें हैं और ध्यान भटकाने का एक प्रयास है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हुँ। हुँ। तो इसमें जैसे कि अभी राहुल गांधी वगैरह जो हैं वो अब हल्ले मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो है जयशंकर जो अपने जयशंकर हैं, तो इन्होंने जो है वो बहुत गलत किया और ये देशद्रोह कर दिया, गद्दारी कर दी, कि पाकिस्तान को पहले ही सूचना कर दी कि भई हम तुम्हारे यहाँ हमला करेंगे। लेकिन अब वही बात है ना कि बात समझ में नहीं है, बस केवल राजनीति करनी है। तो इन लोगों ने तो केवल राजनीतिक अड्डा बना के छोड़ दिया हर चीज़ को। मतलब जी, कोई जी, सेंसिटिविटी नहीं है, केवल कुछ नहीं विरोध है। के लिए विरोध हो रहा है। बस नाम लिखवाने जी, के जी, लिए जी। नाम लिखवाने हुँ। के लिए विरोध हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान परस्त जो हमारे जनरल वीके रावत साहब कहते थे कि ढाई मोर्चे की लड़ाई है। तो जी, जी। भारत के अंदर जो सक्रिय आधा मोर्चा है, उसको संतुष्ट हुँ। करने के लिए तमाम तथाकथित दल लगे हुए हैं, डर लगे और हुए हैं। उनकी वही टारगेट ऑडियंस है। वो हुँ। अपनी राजनीति से बिल्कुल। मजबूर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हुँ। हाँ, ये तो बात सही है। वे लोग तो खुद और ही जेल जाने की स्थिति में है, आपको पता है तमाम मुकदमे हैं उनके ऊपर, और बिल्कुल। भारत सरकार या हमारा जो नेतृत्व है किसी किन्हीं हुँ। कारणों से उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहा है, नहीं तो गिरफ्तारी तो उनकी एकदम तय है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही है कि वो अपनी राजनीति के लिए जो है संभावनाएँ खोज रहे हैं। लेकिन मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि भई अगर कांग्रेस आती भी है, तो भई यहाँ का प्रधानमंत्री बनाएगी किसे? बात तो ये है। तो वो ये है कि बिना बात की लड़ाई है, कि खामा-खाई विरोध करना है, जबकि अब आप देख ही रहे हो कि भई डेलीगेशन जा रहा है, तो शशि थरूर जो है उसका हेड बनाया गया है। तो अब
कांग्रेस में भी खलबल ही है इस चीज को लेके कि भाई शशि थरूर को क्यों इसको भेज रहे हो। इसको लेकर के आम जनता में कन्फ्यूजन है, लेकिन जो हम्म। पॉलिटिकल हमारा नेतृत्व है वो बहुत अच्छे से जानता है। जैसे जी। विदेशी मूल की वजह से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी और हम्म। न बन सकती है, ऐसे ही राहुल गांधी के पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है और हम्म। उसका केस चल रहा है, तो इस पे निश्चिंत रहिए कि वो ये लोग प्रधानमंत्री कभी नहीं बनने वाले हैं। हम्म। ये कोई बिल्कुल। डमी कैंडिडेट खोजेंगे। जी। हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित होने की वजह हम्म। से अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जाएँ एक राजनैतिक मास्टर स्ट्रोक के चलते, लेकिन ये परिवार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मैं आपको हम्म। आश्वासन दे रहा हूँ, बिल्कुल निश्चिंत हाँ, रहिए। नहीं, ये तो खैर ही इसकी तो वही नहीं है कि ये बन पाएगा। तो चलिए, कोई बात नहीं। अब मेरा अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान और दुनिया पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि बहुत कह रहे हैं कि भाई दुनिया में ये हो गया है, कूटनीतिक स्तर पे यहाँ पे अर्थव्यवस्था की जो है खराब है। जैसे कि आपने देखा कि भाई ट्रम्प जो है वो बौखलाया बौखलाया पूरे विश्व में घूमता फिर रहा है, और वो कह रहा है कि भाई भारत के साथ जो है आप रिश्ते खत्म कर दो। तो इसमें यही है कि पाकिस्तान और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस युद्ध का। देखिए, पाकिस्तान तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, एक्सपोज़ हो गया है जी। और जो इस्लामिक बम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था पाकिस्तान ने 57 हम्म। मुस्लिम देशों का नेतृत्व जी। जी। लेने के लिए, वो शिगुफ़ा भी अब खत्म हो गया है। पाकिस्तान की अब हम्म। गिनती कहीं नहीं है। जी। हालाँकि हमें शत्रु को कम करके नहीं आँकना चाहिए कभी भी, लेकिन अब भारत बहुत आगे निकल गया है और हम्म। जो हमारे रक्षा प्रणाली ने जो परफ़ॉर्मेंस दिया है, जी। वो जी। जी। इज़राइल के आयरन डोम से बढ़िया परफ़ॉर्मेंस दिया है, एक्यूरेसी 100% निकाली है। हम्म। जो वैश्विक हथियारों का बाज़ार है, उसमें चीन हम्म। और अमेरिका में आपस में होड़ मचती थी कि कौन ज़्यादा बड़ा सप्लायर होगा। जी। दोनों की साख पे बट्टा लग गया है। हम्म। चीन की प्रतिरक्षा प्रणाली पाकिस्तान के पास थी, जिसको पहले दिन तोड़ा बिल्कुल। गया हम्म। और जो किराना हिल्स पे जहाँ पे ये अफ़वाह उड़ी है कि परमाणु ठिकाना था और उसको परमाणु। नष्ट कर दिया जी। गया है, वहाँ पे सारी हम्म। सुरक्षा व्यवस्था अमेरिकी सुरक्षा प्रणाली के हाथ में थी। तो हम्म। चीनी रक्षा प्रणाली भी विफल रही, अमेरिकी रक्षा प्रणाली भी अमेरिकी भी रही। प्रणालियाँ भी विफल रही और उनको जी। बहुत गहरा झटका, बहुत गहरा सदमा लगा है हम्म। और भारतीय सुरक्षा बलों ने अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया है कुशलता से और हम्म। पूरी दुनिया में भारत की सैन्य क्षमता का और तकनीक का डंका बजा है और आप बिल्कुल। देखेंगे आने वाले समय में अभी तो हम लगभग 100 देशों को छोटे-बड़े हथियार निर्यात करते हैं, जी। लेकिन जी। ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है और इसमें भारत अच्छा खासा हम्म। अपनी पकड़ बनाएगा और आने वाले समय हम्म। में एक हम्म। वैश्विक निर्यातक की भूमिका निभाएगा। तो इस जी। 4 दिन जी। के जी। ऑपरेशन ने भारत के लिए बहुत कुछ दिया है और हम्म। पाकिस्तान को तो गर्त में ढकेल दिया। बिल्कुल। नहीं, आपसे पहले भी मेरी एक बार चर्चा हुई थी जब युद्ध प्रारंभ भी हुआ था, तो तब मैंने पूछा था कि ये जो युद्ध हुआ है तो इसका क्या परिणाम होगा। तो आपने उस समय भी यही बोला था कि भाई जो ये अपना हथियारों का जो व्यापार है वो बढ़ेगा, यानी कि वो बाजारीकरण शुरू होगा इसका, और वही अब प्रारंभ होना शुरू हो गया है। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था जितनी बढ़ेगी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही अच्छा मजबूत होगा, और सैन्य शक्ति भी हमारी उतनी मजबूत होगी। तो अब अगला प्रश्न ये है आपसे कि दुनिया इस समय भारत को कहाँ देख रही है। मतलब कहने का ये है कि दुनिया अब क्या समझ रही है भारत के बारे में, कि पहले जो भारत था वो दबा कुचला भारत था, और सेनाओं के भी हाथ बांधे हुए थे, सर काट के लिए ले जाए जाते थे, लेकिन उसके प्रति कोई एक्शन नहीं होता था। तो अब जो है, अब इस समय दुनिया भारत को किस प्रकार से देख रही है, कहाँ देख रही है। देखिए, भारत हमेशा से एक सॉफ्ट पावर था जी। और दुनिया भर के लोग भारत की ओर सांस्कृतिक रूप से आस्थावान थे। हम्म। लेकिन अब भारत एक हार्ड पावर के रूप में आया है और ये मान के चलिए कि अमेरिका के बाद भारत की गिनती होगी क्योंकि रूस के पास जी। जनसंख्या बहुत कम है। हम्म।
बहुत ज़्यादा दिन तक इस लड़ाई में सर्वाइव नहीं करेगा और चीन की तकनीकी फिसड्डी साबित हुई है। तो अब हुँ, निर्विवाद रूप से भारत और अमेरिका के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। अमेरिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जी, इसीलिए जी। डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में सारा बखेड़ा खड़ा किया, क्योंकि हुँ, वो नहीं चाहते थे कि भारत की शक्ति का लोहा पूरी दुनिया माने, और हुँ, वो ये भी नहीं चाहते थे कि भारत के जो स्वदेशी उपकरण हैं, उनका ज़्यादा प्रचार। लेकिन प्रचार बिल्कुल। होना था, प्रचार हो गया है जी, जी। और भारत अब एक बहुत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर के आया है। हुँ, हुँ। भारत वैसे भी सेना के मामले में चौथे या 5वें स्थान पे रहा करता था। जी। लेकिन जो ये मिलिट्री माइट हमने दिखाई है, और उसमें भी हमने अभी अपनी मिलिट्री का यूज़ नहीं किया, केवल एयर फ़ोर्स का इस्तेमाल किया। अभी हाँ तो जी, हाँ जी। नेवी और थल सेना के पास जो ब्रह्मोस और मिसाइल और अग्नि और तमाम तरीके के उपकरण हैं, अभी तो उनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बिल्कुल। और एस-400 का भी बहुत सीमित उपयोग हुआ है। जी, जी, जी। अधिकांश प्रयोग छोटे हथियारों का और आकाश तीर सिस्टम का हुआ है। हुँ, तो भारत की तकनीक का डंका चारों ओर बज गया है और अमेरिका और चीन जी। इससे बहुत हताश और निराश हैं, और ये हुँ, हुँ। सारी नौटंकी बस भारत को हुँ, मंच पे, विश्व के जो पटल जी, पे जी, जी। न उभरने देने के लिए ये सब हुँ, किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, बस हुँ। हफ्ता 10 दिन की और बात है। तो तो अच्छा आप इसमें ये मान रहे हैं कि ये जैसे मीडिया पे न्यूज़ चल रही है, चलाई जा रही है कि भई ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो छोड़ी गई। तो मतलब कहने का ये है कि अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल चलाई भी नहीं है पाकिस्तान के ऊपर और नहीं, तब नहीं, इतनी तबाही कर ब्रह्मोस दी। ब्रह्मोस लगभग 35-40 चली हैं। अच्छा 35-40 चली हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, तो अगला प्रश्न अ, है अपना कि चीन और अमेरिका पहले भारत के साथ नहीं, तो युद्ध मतलब कहने का ये है कि पहले जो अमेरिका और चीन थे, वो भारत के साथ नहीं थे और फिर युद्ध के बीच में आके जो है अमेरिका बोलता है कि भई मैंने मध्यस्थता करा दी या उन्होंने दोनों ने आकर अपना-अपना कार्य करना शुरू किया। तो उसमें यही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ, जो दोनों घुस गए? मतलब कहने का ये है कि दोनों उस युद्ध में अपने आप को देखने लगे, आ गए बीच में। इसका उत्तर तो मुझे लगता है हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। जी। इसमें आपको पता है कि अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा हाँ जी, हाँ आतंकवादी जी। है। जी, इस जी, जी। दुनिया में सबसे बड़ा कोई आतंकवादी देश है तो वो अमेरिका है। अमेरिका इसने है, हर बार बिल्कुल। 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, 99 की लड़ाई में हुँ, हर हुँ, बार हुँ। पाकिस्तान को बचाया है, और जी। वो पाकिस्तान को इसीलिए पाल रखे हैं क्योंकि वो बस भारत को एंगेज रखना चाहते हैं। हुँ, और ये देशों की रणनीति होती है कि जिसको उन्हें नीचा दिखाना होता है तो उसके साथ एक छोटे छुटभइये गुंडे टाइप के लोगों को हुँ, लगा देते हैं ताकि वो उसी में उलझा रहे। क्योंकि एक बिल्कुल। स्थापित मान्यता है कि शक्तिमान वो होता है जिसे लड़ना नहीं पड़ता है। हुँ, हुँ। अगर आप अपने मोहल्ले के पहलवान हैं, जी, जी, तो पहलवान आप तब हैं कि जब आपकी शक्ति का लोहा पूरा मोहल्ला माने और कोई आपसे लड़ने के लिए सोचे भी नहीं। बिल्कुल। असली शक्तिमान वो होता है। जी। अगर आपसे कोई उलझ रहा है, बार-बार आप पे कोई भौंक रहा है, वो कर रहा है, तो इससे एक छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हुँ, तो चीन और अमेरिका ने ऐसे पाकिस्तान और बांग्लादेश को पाल रखा है, उधर नॉर्थ कोरिया को पाल रखा है, जापान को धमकी देने के लिए। तो ये सब हुँ, उनकी रणनीतियाँ होती हैं, और आने वाला समय चीन और अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, हुँ, इसलिए वो बहुत परेशान हैं। बिल्कुल। ये तो है, दोनों ही गुंडे हैं। अमेरिका भी गुंडा है और इधर चीन भी गुंडा है। तो दोनों ने इस समय हाथ मिलाया हुआ है कि तू इधर देख और मैं उधर देखता हूँ। ये तो साम्राज्यवादी जी। चाहे वो पूंजीवादी के नाम पे आए या साम्यवादी के नाम पे हुँ, है, अगर बिल्कुल। साम्राज्यवादी है तो वो दूसरे के घर में घुसेगा, उसका घर हुँ, लूटेगा, बर्बाद करेगा, तबाही लाएगा। मानवता का बिल्कुल। इतिहास जो लिखित इतिहास उपलब्ध है, आप देख लीजिए। जी, बड़ा जी, जी। राजवंश, बड़ा बड़ा साम्राज्य का मतलब होता है एक एक परजीवी, है ना? हुँ, तो वो स्थानीय स्वशासन को नष्ट कर देते हैं, स्थानीय परंपरा को नष्ट कर देते हैं, सबको जी, एक जी, ही जी। रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। तो हुँ, ये साम्यवादी साम्राज्यवाद और पूंजीवादी साम्राज्यवाद और बीच में इस्लामिक साम्राज्यवाद, ये तीनों हुँ, प्लेयर्स जो है वो एक गैरिसन ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं, उसका नाम है पाकिस्तान।
जी, जी, जी। ये तो है। तो आगे यही है हमारे इसमें कि जैसे बलूचिस्तान जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है अपनी पाकिस्तान के साथ में। तो अभी तक मतलब भारत ने जो है उसका कोई साथ खासकर दिया नहीं है, जो कि वो साथ माँगता रहा है, उसका साथ नहीं दिया। जबकि राजनीतिक रूप से जो है बलूचिस्तान काफ़ी लाभ भारत को दे सकता है। तो ऐसा क्या कारण है कि भारत उसका अभी तक साथ नहीं दे रहा है, जबकि उसे देना चाहिए? तो इसमें आप क्या मानते हो? देखिए, बलूचिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के बारे में या इस्लामिक जो देश हैं उनके बारे में हुँ, हमारे शासन प्रशासन के पास हमारे और आपसे कहीं ज़्यादा खुफिया सूचनाएँ हैं। जी, और बिल्कुल। मेरा तो शुरू से मत रहा है कि पनीर का टुकड़ा भी पनीर ही होता है, हुँ, ठीक है? तो पाकिस्तान के जी, चाहे हम 4 टुकड़े करें, चाहे 40 टुकड़े करें, वो सारे छोटे-छोटे हुँ, पाकिस्तान हैं। हुँ, और वो बिल्कुल। आपस में लड़ रहे हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए। हुँ, जैसे ही ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का निराकरण हो जाएगा और हुँ, सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी किसी फ़ॉर्मूला के तहत, हुँ, तो वो फिर वो अपने-अपने रास्ते पे आ जाएँगे और आपको तो ये देखना है कि उनका गैर मुस्लिमों के साथ कैसा व्यवहार है। हुँ, तो आप पुराने अतीत में देखेंगे तो बलूचिस्तान का जो एरिया है, वो गैर मुस्लिमों के लिए नरक के जैसा है। अच्छा। वो कोई बहुत हुँ, शरीफ लोग नहीं हैं कि जो हुँ, वैश्विक भाईचारे का झंडा लेकर घूम रहे हैं। वहाँ केवल बलूक हुँ, हक, हुकूक, आज़ादी की बात हो रही है। हुँ, पाकिस्तान का पंजाबी केंद्रित जो प्रशासन है, उसमें अपने हिस्सेदारी की बात हो रही है। हुँ, तो उसमें देखिएगा आप कोई न कोई ऐसा फ़ॉर्मूला निकलेगा और जैसे ही मलाई बढ़ जाएगी, वो सारा कार्यक्रम ठंडा हो जाएगा। तो ये तो कुछ मराठे भी वहाँ पर रहते हैं इसमें बलूचिस्तान में। तो वो भी उस उनकी तरफ से वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके साथ पाकिस्तानी सेना के साथ। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। उस वो मुस्लिम मराठे हैं जी, बस। हुँ। बात देखिए बात अच्छा को मुस्लिम समझना चाहिए बात को हुँ, समझना चाहिए। पाकिस्तान जी, की बुनियाद है रिलीजन। हुँ, भाई पंजाब हमारा हुआ, 2 तिहाई पाकिस्तान हुँ, में गया, 1 तिहाई भारत में रहा। तो उसमें आखिर जी, ऐसा क्या था? वो मुस्लिम हुँ, पंजाब है और जो भारत के पास है वो गैर मुस्लिम पंजाब है, उसमें सिख हैं और हिंदू हैं। हुँ, ऐसे ही जी, बंगाल का विभाजन हुआ, तो 2 तिहाई बंगाल गया बंगला पूर्वी पाकिस्तान में, 1 तिहाई हुँ, भारत में रहा, तो वो क्यों अलग हुआ? क्योंकि वो मुस्लिम बंगाल था और ये गैर मुस्लिम बंगाल था। हुँ, और जिस पे बात नहीं होती है, जो पता नहीं क्यों लोग इस पे चर्चा नहीं करते हैं कि भारत का विभाजन तो 1905 में ही हो गया था जब बंगाल विभाजन हुआ। हुँ, तो पूर्वी पाकिस्तान 1905 में ही अस्तित्व में आ गया। हुँ, वो तो उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी, उसमें हर प्रकार के राष्ट्रवादियों का एक समागम था, हुँ, जी, जोरदार प्रतिकार हुआ और बँटवारा कैंसल करना पड़ा। हुँ, तो संयोग से उसी प्रकार का राजनीतिक नेतृत्व आज हमारे पास है, तो हो सकता है कि ये पश्चिमी पाकिस्तान का बँटवारा फिर से कैंसल हो जाए। हुँ, अगर 1905 का बँटवारा 1910 में जाके कैंसल हो सकता है, तो 1947 हुँ, का बँटवारा 2025 में भी कैंसल हो सकता है। बिल्कुल। वो डिपेंड करता है कि हम कितनी और कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, कितना दबाव बना लेते हैं अपने राजनीतिक नेतृत्व पे। हुँ, जी, तो मेरा अपना मानना है कि बलूचिस्तान और पीओके और खैबर पख्तूनख्वा के चक्कर में ना पड़ के, भारत को हुँ, अपनी सुरक्षा और अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। वो हुँ, आपस हुँ, में लड़ते हैं तो लड़ें, मरते हैं तो मरें। जी, 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 उनका जो रवैया भारत के प्रति और हिंदुओं के प्रति होगा, वो बांग्लादेश से कोई हुँ। बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, ये तो पक्का है, ये तो तय है। ये सारे रेडिकल इस्लामिस्ट लोग हैं और जी, ये इनसे आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। हुँ, बिल्कुल। तो हुँ, अब अंदर की बात कर लेते हैं एक बार कि भारत के भीतर जो विरोधी बैठे हैं मोदी के, तो वो अंधा विरोध क्यों करते हैं? मतलब उन्हें इससे क्या लाभ मिलने वाला है कि भाई मोदी का विरोध करो और अंधा विरोध करो? क्योंकि अंधभक्ति भी ठीक नहीं है, तो अंध विरोध भी ठीक नहीं है। तो इस पे थोड़ा-सा आप अपना पक्ष रखें कि भई ऐसा क्यों है कि ये अंध विरोध में मरे जा रहे हैं रोज़ छाती ठोकते हैं, रोज़ रोते हैं और एक तो है भी एक वो पता नहीं नेहा सिंह राठौर अपने आप को बोलती है और वो उल्टा-सीधा बहुत गंदा-गंदा बोलती भी है। तो ऐसा क्या कारण है?
कि वो प्रश्न जो है मोदी जी से ही पूछे जा रहे हैं और किसी से पूछते ही नहीं। देखिए, लोगों की जानकारी या लोगों के बौद्धिक क्षमता के हिसाब से उनके विरोध का स्तर होता है। हुँ, तो जैसा आपने नाम लिया बहन नेहा जी का, जी। उनको जो सूचनाएँ प्राप्त हैं और जो उनकी क्षमता है, जो बुद्धि लब्धि है, हुँ, जो हुँ। उनका आकलन है, विश्लेषण है, उसके हिसाब से उन्होंने प्रश्न किए होंगे। जी। और यूट्यूब का ज़माना है, सबको पॉपुलर होना है, सबको लाइक शेयर चाहिए। हुँ, तो एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि भाई जो मोदी विरोधी हैं, अगर हम मोदी के विरोध में बात करेंगे तो वो हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, व्यूअरशिप हुँ, बढ़ेगी हुँ। और बिल्कुल। काम बन जाएगा। हुँ, और अंध विरोध का तो परिणाम आपके सामने है कि लगातार 3 बार सरकार बन चुकी है अब हुँ, 29 में भी लगता नहीं है कि कोई इस रिप्लेस करने वाला है। और उससे हुँ। नुकसान उनका ये हुआ है विरोधियों का कि उनकी अच्छी बातों पर भी लोग विश्वास नहीं करते। बिल्कुल, ठीक बात है। अगर वो कोई सही मुद्दा भी उठाते हैं, तो जनता जो है हुँ, हुँ। उनको ध्यान नहीं देती है और यही उनका दंड है। कारण यही है ना कि वो सही समय पे प्रश्न नहीं उठाते, वो तब उठाते हैं कि जब देश खुद ही मुसीबत में उलझा हुआ है। वो तब इन प्रश्नों को उठाते हैं। भाई आप प्रश्न उठाओ लेकिन उस समय उठाओ ना कि जब देश जो है आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो। तो इसमें कहीं न कहीं एक देशद्रोह, एक गद्दार वाली जो मतलब मुझे लगती है, वो कहीं न कहीं आती है कि भई मोदी विरोध करते-करते वो कहीं न कहीं भारत का विरोध कर बैठते हैं। सेनाओं की खिल्ली उड़ाते हैं और कहीं कुछ करते हैं, तो आपने सारे बयान सुने ही होंगे, उस पे ज़्यादा क्या चर्चा करनी है। तो यही है कि देश जो है अंदरूनी रूप से जो है ठीक नहीं है, एक तरीके से बीमार है। तो उसमें आपका क्या कहना है कि भई इन्हें ठीक किया जाए या ना किया जाए? इनके लिए क्या ऐसा एक मतलब कोई सॉल्यूशन हो सकता है इनका? देखिए, ये थोड़ा-सा गंभीर विषय है, क्योंकि आलोचना जी, से परे तो कोई नहीं है और भारतीय सेना भी आलोचना से परे नहीं। जी। आपको पता है कि भारत में भ्रष्टाचार लोअर ब्यूरोक्रेसी से लेके और हायर ब्यूरोक्रेसी तक, ऊपर तक हुँ, फैला हुआ है। और जब बिल्कुल। ये युद्ध शुरू हुआ था तो याद करिए मैंने आपसे कहा था कि ये 2 भ्रष्ट व्यवस्थाओं के बीच भी लड़ाई है ना? जी, जी, बिल्कुल। ये लोग ज़्यादा दिन इसको नहीं खींचेंगे क्योंकि इनको अपनी दुकान भी चलानी है, दुकान बचानी है। जी, जी, जी। तो बहुत बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं जी। और तो आलोचना से परे तो कोई नहीं है, आलोचना होनी चाहिए, स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए और हुँ, देश हित में सही होनी समय पे चाहिए। होनी चाहिए। जी। देश हित में होनी चाहिए, देश के हित के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन वही बात है ना कि बिल्कुल। जो ढाई मोर्चे में जो आधा मोर्चा है, वो केवल मोदी का विरोध करता है, हर बात पे करता है और 11 सालों से हमने देखा है अकारण विरोध करता है। हाँ तो जी, हाँ उसका जी। नतीजा ये हुआ है कि जब कार्रवाई उन पे शुरू हुई है, तो अब वो जो हुँ, चीख-पुकार कर रहे हैं, कोई सुनने वाला हुँ। नहीं जी, जी, जी। और उनका जो वीटो पावर था, वो खत्म हो चुका है और हुँ, राजनीतिक हैसियत भी शून्य हो चुकी है। तो ठीक है, करना चाहिए, क्या करें बेचारे। हुँ, हुँ। जी, जी। वो यही कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर हाँ, ये बात तो है। तो सकते और क्या भी कह सकते नहीं, आपने काफ़ी स्पष्ट किया जो हमारे मतलब मन में और दर्शकों के हमारे मन में, भारत के मन में कुछ सवाल थे, जो कि काफ़ी कुछ स्पष्ट भी हुए हैं। तो अब यही है कि आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भई आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? या भारत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दर्शकों से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत पे विश्वास रखें, भारत की सेनाओं पे विश्वास रखें, भारत की सरकार पे विश्वास रखें जी, और देश की अंदरूनी जो समस्याएँ हैं, जो सामाजिक सौहार्द है, सामाजिक न्याय है, उसको स्थापित करने में जी, सहयोग करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएँ, ताकि हम देश को और अच्छा बना सकें और मजबूत, शक्तिशाली बना सकें। बिल्कुल। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मणि प्रकाश जी। आप आज अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ यहाँ लाइव में जुड़े और हमारे बहुत-बहुत दर्शकों को और हमारे जो मन में कुछ प्रश्न थे, उनके आपने जो निराकरण किया है, वो प्रशंसनीय है और मैं अपने दर्शकों से भी
और जितने भी लाइव को इसे देख रहे हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूँगा कि वो सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और हाँ, हमारी इस वीडियो को मैं दर्शकों से जी, अपील करूँगा कि दिनेश जी के प्रयास को सार्थक करने के लिए सहयोग करें और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद मणि प्रकाश जी और वास्तव में प्रेरणा आप ही की है कि हम इस कार्य को कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। और आगे भी दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि आपके सामने हम निरंतर आते रहेंगे और नए-नए जो देश के ऊपर या इतिहास के ऊपर जो भी मणि प्रकाश जी का विश्लेषण है, वो आप यहाँ पर अपना सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और मणि प्रकाश जी आपका फिर से धन्यवाद और बहुत नमस्ते बहुत जी, धन्यवाद। शुभ रात्रि।